सोचिए एक ऐसी धरती के बारे में जो हजारों सालों से अलग अलग संस्कृतियों का घर रही है। एक ही धरती लेकिन नाम कितने सारे। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। कभी ये सवाल मन में आया है कि ऐसा क्यों है? मतलब एक ही जगह के इतने नाम कैसे हो सकते हैं? तो चलिए आज इन्हीं नामों के पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये नाम आए कहाँ से। ये सिर्फ नामों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें इस जमीन के इतिहास, इसकी संस्कृति और इसकी बदलती हुई पहचान की परतों को समझने का एक मौका देगी। अपनी इस खोज में हम इन 4 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम सबसे पुराने नामों को जानेंगे। फिर उस नदी के बारे में बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद देखेंगे कि कैसे 2 अलग-अलग रास्तों से 2 बड़े नाम हमारे सामने आए। और आखिर में ये भी समझेंगे कि इतिहासकार इस विशाल इतिहास को कैसे पढ़ते और समझते हैं। तो चलिए अपनी खोज उन नामों से शुरू करते हैं जो यहीं इसी मिट्टी से उपजे हैं। वो नाम जो किसी बाहरी असर से पहले यहाँ के लोगों ने अपनी धरती को दिए थे। तो सबसे पहले और सबसे अहम नामों में से एक है भारतवर्ष। ये नाम हमें अपने पुराने ग्रंथों, महाकाव्यों में मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है भरतों का देश। भरत एक बहुत ही पुराना और ताकतवर कबीला हुआ करता था और उन्हीं के नाम पर इस पूरे उपमहाद्वीप का नाम पड़ा भारतवर्ष। और यहाँ रहने वालों को कहा गया भारतीय, मतलब भरत की संतान। एक और बड़ा ही मजेदार पुराना नाम है जम्बू द्वीप। इसका मतलब हुआ जामुन के पेड़ों वाला द्वीप। अब देखिए ये नाम कितना कुछ बताता है कि कैसे हमारे पूर्वज अपनी जमीन को कुदरत से, प्रकृति से जोड़कर देखते थे। ये उनकी पहचान का हिस्सा था। अच्छा, तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब तक जो नाम थे वो यहीं के लोगों ने दिए थे, लेकिन अब हम बात करेंगे उस एक चीज की जिसने बाहर की दुनिया को इस जमीन के लिए नए नाम गढ़ने पर मजबूर कर दिया। और वो थी एक ताकतवर नदी। जी हाँ, वो नदी थी सिंधु। अब इंडिया और हिंदुस्तान जैसे नामों की जो पूरी कहानी है ना, वो इसी एक नदी से शुरू होती है। हुआ ये कि जब पुराने जमाने में ईरानी लोग इस नदी तक पहुंचे तो बस यहीं से नामों का एक बिल्कुल नया सफर शुरू हो गया। देखिए यहाँ भाषा का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव हुआ। जो पुरानी फारसी भाषा थी उसमें स की आवाज को ह की तरह बोला जाता था। तो जो नदी हमारे लिए सिंधु थी वही ईरानियों के लिए बन गई हिंदू। बस स का ह हो गया। और यही एक छोटा सा साउंड चेंज आगे चलकर 2 सबसे बड़े नामों की जड़ बना। तो अब सिंधु नदी के इस नए नाम यानी हिंदू ने 2 अलग-अलग रास्ते पकड़े, एक सांस्कृतिक और एक भाषाई। और इन्हीं 2 रास्तों से हमारे पास आए 2 और जाने पहचाने नाम, हिंदुस्तान और इंडिया। चलिए पहले फारसी रास्ते को समझते हैं। ईरानियों ने नदी को कहा हिंदू, तो नदी के पार की जमीन क्या हुई? वो हुई हिंदू लोगों के रहने की जगह, यानी हिंदुस्तान। स्थान का मतलब ही होता है जगह या धरती। और फिर मध्यकाल में ये नाम बहुत ही आम हो गया। और बात यहीं नहीं रुकी। जब अरब के व्यापारी यहाँ आए तो उन्होंने भी ईरानियों से ही ये नाम सुना। उन्होंने इसे थोड़ा बदलकर अल हिंद या सिर्फ हिंद कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये नाम पश्चिम की तरफ और फैलता चला गया। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। जो पुरानी यूनानी यानी ग्रीक्स का इस इलाके से वास्ता पड़ा तो उन्हें भी ईरानियों से ही इस नदी के बारे में पता चला। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनकी भाषा में ह की आवाज ही नहीं थी, तो वो हिंदू बोल ही नहीं पाए। उनकी जुबान पर यह बन गया इंडोस। और यही इंडोस शब्द लैटिन से होता हुआ आज अंग्रेजी में इंडिया बन गया है। तो ऐसे मिला हमें हमारा मॉडर्न नाम इंडिया। तो ये तो थी नामों की दिलचस्प कहानी। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इतिहासकार इस जमीन के इतने लंबे और उलझे हुए इतिहास को पढ़ने समझने के लिए इसे किस तरह से देखते हैं। देखिए इस जमीन की पहचान सिर्फ नामों में नहीं है, यहाँ के लोगों में भी है। यहाँ की जो आबादी है वो कई बड़े मानव समूहों का एक मिक्सचर है, जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड और भी कई। इन सब ने सदियों से इस जमीन को अपना घर बनाया है और इसकी डाइवर्सिटी को, इसकी विविधता को और भी ज्यादा बढ़ाया है। अब इतना लंबा इतिहास है तो उसे पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए हिस्टोरियंस ने इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत।
ये बंटवारा बस चीजों को एक क्रम में समझने में हमारी मदद करता है। और एक मजेदार बात यह है कि इतिहास को इस तरह 3 हिस्सों में बांटने का जो आइडिया है वो भारत में नहीं आया था। इसका क्रेडिट जाता है एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलेरियस को। उन्होंने 17वीं सदी में ये फ्रेमवर्क बनाया था जो आज भी पूरी दुनिया में इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, इतने सारे नाम, कुछ यहीं से उपजे, कुछ बाहर वालों ने दिए। अगर किसी जगह का नाम उसकी पहचान दिखाता है तो इतने सारे नामों का होना इस जमीन की पहचान के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि इसकी पहचान किसी एक नजरिए में, किसी एक परिभाषा में बांधी नहीं जा सकती।